हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, दिस इज टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 33 ए बी। ए बी का है अब तो चाय पिला दे। तो चाय को जोड़ लें टी से। पहले गाना था ये एक, तो टी से आप चाय को जोड़ लें और ए बी को जोड़ लें। अब यहाँ डिडक्शन कितना मिलता है? पहली बात तो किसको मिलता है? जो लोग टी की मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोविंग में इंडल्ज हैं इंडिया के अंदर, उनको ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनका जो प्लांट है वो उस गार्डन, टी गार्डन के अंदर ही होता है, तो उनकी प्लांट्स वही हैं, तो डेफिनेटली उनको डिडक्शन भी वही मिलना चाहिए। कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन होगा सम इक्वल टू एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिटेड इन अफोरसेड अकाउंट। किसका एक अकाउंट खोलता है, उस अकाउंट में आप पैसे जमा करा दो, या प्रॉफिट का 40%, जितना आप पैसा जमा कराओगे या प्रॉफिट का 40%, दोनों में से जो कम हो, दोनों में से जो कम हो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो इसके लिए अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं जिससे आपको पता लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। एन एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया। आ गया। ही डिपॉजिटेड 8 लाख विद नेशनल बैंक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। नेशनलाइज बैंक में ही पैसे जमा कराने, 8 लाख रुपए जमा कराया, तो अमाउंट डिपॉजिटेड हो गया 8 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन रिगार्डिंग टी एंड कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। और अगर प्रॉफिट जो है वो 18 लाख है, ठीक है, प्रॉफिट 18 लाख है, 18 लाख का 40% होता है 7.2 लाख। दोनों में से जो कम हो यानी 7.2 लाख, तो 7.2 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा। दोनों में से जो कम हो, कम कौन सा है? 7.2 लाख, तो 7.2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। फिर इसने कहा कि अगर डिपॉजिट 6 लाख कराए, तो यहाँ 8 लाख की जगह अगर 6 लाख करें तो 6 लाख या 7.2 लाख, इस कंडीशन में 6 लाख लोअर हो जाएगा, तो उस कंडीशन में डिडक्शन जो है वो 6 लाख का मिलेगा। तो ये चीज अपन को जो है वो ध्यान रखनी है। इसमें भी मैं आपको एक बात बता दूं, इस टाइप के जो भी बिजनेस होते हैं उनमें 60% आपका जो अमाउंट है ना, उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। 60% क्या माना जाता है? एग्रीकल्चर इनकम, और उस पर टैक्स लगता नहीं। तो केवल 40% बिजनेस इनकम माना जाता है, क्योंकि ये टी प्लांट उगा भी रहे हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो 60% पार्ट इसमें एग्रीकल्चर माना जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 40% पार्ट बिजनेस इनकम माना जाएगा। मान लो इनकी 10 लाख की इनकम हुई, 10 लाख में से 60% यानी 6 लाख तो लेस ही हो जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम माने जाएंगे, इस पे टैक्स लग नहीं सकता। बाकी 4 लाख जो है वो बिजनेस इनकम माना जाएगा, इस बिजनेस इनकम पे टैक्स लग सकता है। ये बीएनपी की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है साइट रिस्टोरेशन फंड। ये बेसिकली पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन की जो कंपनियां होती है ना, उनको मिलता है। मान लो कहीं रेगिस्तान में, जंगल में, इनको समुद्र के अंदर कहीं पेट्रोलियम वगैरह ढूंढना है, तो इनकी प्लांटर मशीन तो सारी वहाँ होंगी, तो इसका डिडक्शन इनको मिलता है। इनका डिडक्शन कितना मिलता है कि अमाउंट डिपॉजिटेड इन साइट रिस्टोरेशन अकाउंट, एक अकाउंट खोला जाता है साइट रिस्टोरेशन अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और प्रॉफिट का 20%, दोनों में से जो कम है, लीस्ट है, दोनों में से जो कम है उसका डिडक्शन जो है इसका मिलेगा। इसका न्यूमेरिकल बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं रूल वैसे बता दिया आपको कि जितना साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में आप पैसा जमा कराएंगे या प्रॉफिट का 20%, दोनों में से जो कम हो। बाकी इसकी एप्लीकेबिलिटी सेम वैसे ही होगी जैसे कि आपने टी डेवलपमेंट अकाउंट की देखी है। और देखिए एक स्पेशल प्रोविजन है डेप्रिसिएशन का, पावर जनरेटिंग, जिनका काम जनरेशन ऑफ पावर है, ऐसी अंडरटेकिंग हो, ऐसी यूनिट्स हो, तो उनको जो है डेप्रिसिएशन का जो ऑप्शन है ना, उनको स्ट्रेट लाइन मेथड भी अवेलेबल होता है। अदरवाइज और किसी में आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड अवेलेबल नहीं होता है, बाकी सब में सिर्फ डब्ल्यूडीबी मेथड ही अवेलेबल है। लेकिन पावर जनरेटिंग जो यूनिट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन मेथड का जो ऑप्शन है वो भी आपका अवेलेबल होता है। इसकी वोकेबलरी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की जाती है। इसके लिए अपन एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे। तो देखो एक मशीन है जिसकी डब्ल्यूडीबी जो है वो है 3 लाख, जिसको खरीदा था हमने 4 लाख में, तो यानी 4 लाख की चीज थी, अब यूज करते करते 1.5 साल बाद वो 3 लाख की हो चुकी है। अब पहली कंडीशन में कहा गया कि मान लो इसको सेल किया गया 280 में, यानी बुक वैल्यू से भी कम। 3 लाख की चीज है और आपने 280 में बेचा, यानी 20,000 कम में बेचा, तो ये 20,000 जो आपका लॉस कहलाएगा, लेकिन इसका नाम अलग है। इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये आपका लॉस है, लेकिन इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और ये बात पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में आती है। तो पहला रूल ये हुआ कि यदि आप डब्ल्यूडीवी यानी बुक वैल्यू से कम में किसी एसेट को बेचेंगे, तो जो डिफरेंस है वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा, ठीक है।
दूसरी कंडीशन ले रहा हूं, दूसरी कंडीशन में कहता है 3 लाख की बुक वैल्यू है, आपने बेचा 340 में, ज्यादा से, बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचा। कितने ज्यादा में बेचा? 40,000। ये 40,000 आपका प्रॉफिट है, ये 40,000 आपका प्रॉफिट है, लेकिन इस प्रॉफिट का नाम है बैलेंसिंग चार्ज। इसका नाम रखा गया, जैसे उसका टर्मिनल डेप्रिसिएशन लिखा गया था, इसका रखा गया बैलेंसिंग चार्ज, और ये आपका प्रॉफिट है। ये बात P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगी। तो देखो, बुक वैल्यू से कम में बेचे तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और बुक वैल्यू से ज्यादा में बेचे तो बैलेंसिंग चार्ज। ये बात अपन को याद रखनी है। अब एक नई कंडीशन आ रही है कि मान लो इसे थर्ड कंडीशन बोला गया, थर्ड कंडीशन में आपने से बेचा 4,20,000 में, यानी कॉस्ट से भी ज्यादा, यानी कॉस्ट से भी ज्यादा। तो अब इसको समझें, जो टोटल जो ज्यादा बेचा वो तो WDV 3 लाख है, 3 लाख की चीज आपने यहां आके बेची 5,20 4,20 में, तो इसको पहले कॉस्ट तक का पार्ट तो अलग कर दो, जो 1 लाख है, जो ये 1 लाख है, ये पार्ट तो अलग कर दो, ये प्रॉफिट कहलाएगा। इसका प्रॉफिट का नाम आज भी बैलेंसिंग चार्ज है, जैसे यहाँ बैलेंसिंग चार्ज था वैसे ये भी बैलेंसिंग चार्ज है, और ये P&L की क्रेडिट साइड में आएगा 1 लाख का प्रॉफिट। और जो कॉस्ट से भी ऊपर के 20,000 हैं वो आपका है, वो भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट ही है, बट ये प्रॉफिट 20,000 का जो है, इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG कहते हैं, कि अगर आप कॉस्ट से भी ज्यादा चीज को बेचो तो कॉस्ट से एक्सेस वाला जो 20,000 का पार्ट है उसे बैलेंसिंग चार्ज नहीं कहा जा सकता, उसे STCG कहा जाएगा। तो वापस से रिवाइज कर लें, अगर आप WDV से कम में बेच रहे हैं तो जो बुक वैल्यू से कम में बेच रहे हैं तो वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, लॉस कहलाएगा, P&L की डेबिट साइड में आएगा। अगर आप WDV से ज्यादा में बेच रहे हैं लेकिन कॉस्ट से नीचे नीचे, यानी WDV से ज्यादा बेचेंगे, वो आपका बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा, वो आपका प्रॉफिट है, वो P&L की क्रेडिट में आएगा। लेकिन आप जो बेच रहे हैं वो WDV से नहीं, कॉस्ट से भी ज्यादा, तो कॉस्ट तक का जो प्रॉफिट है वो तो बैलेंसिंग चार्ज ही कहलाता है, जैसे पहले कहलाया था। लेकिन कॉस्ट से ऊपर वाला पार्ट है 20,000, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ऐसा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी यानी पावर जनरेटिंग कंपनी में होता है, बाकियों के लिए ये रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रूल मैंने आपको बताया पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए, यदि वो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करती हैं तो ये रूल आपको स्पेशली उस पॉइंट के लिए ध्यान रखना।